So let's start with a new part of SHM. Like last टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्प्रिंग्स के बारे में, मतलब कि स्प्रिंग्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी किया था, राइट? एंड हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा था। लिफ्ट के कुछ केसेस भी हमने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम स्टडी करने वाले हैं एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या उसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देखिए लीनियर एसएचएम के लिए सबसे पहले जो चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है बहुत इजी है। लीनियर एसएचएम के लिए फोर्स क्या लिखते हैं हम, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जबकि एंगुलर एसएचएम के लिए वही फोर्स को हम टॉर्क के नाम से जानते हैं और ये बन जाता है माइनस के थीटा। क्या बन जाता है? माइनस के थीटा। पता है ये चीज सभी को, राइट? टाइम पीरियड हम क्या लिखते हैं, तो टाइम पीरियड हम लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, उसमें भी लिखते हैं टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। लीनियर एसएचएम के अंदर बेटा ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और एंगुलर एसएचएम में ओमेगा के लिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ के बाय आई, बिकॉज मास जो है उसे हम रिप्लेस किससे करते हैं, आई से। आई क्या होता है? आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ एग्जैक्टली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो टाइम पीरियड जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय के। क्या क्लैरिटी है इस चीज की? यस। ठीक है। एंगुलर एसएचएम के अंदर बेसिकली हम कैसे स्टडी करते हैं, मान लो जैसे हमारे पास में एक रिजिड बॉडी ले ली, सपोज वी आर टेकन ए रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी में यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया है। अब ये जो पॉइंट लिया है, ये पॉइंट बेटा है पिवट पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट के रेफरेंस में इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिजिड बॉडी हमने लिया, सपोज वी कैन से इट्स अ रिजिड बॉडी, तो ये जो रिजिड बॉडी हमने कंसीडर किया है, इस रिजिड बॉडी को हम क्या करवा सकते हैं, एसएचएम करवा सकते हैं इस बॉडी के अंदर, राइट? तो यहां पर भी अगर आपको क्या फाइंड करना हो, टाइम पीरियड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम सिचुएशंस हमारे पास रहेंगी जैसे कि हमने पहले टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता था, टू फाइंड द मीन पोजीशन, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें निकालनी है। सबसे पहले तो इसकी क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, डिस्प्लेस स्लाइटली बाय एंगल थीटा। वहां पर हम क्या करते थे, डिस्प्लेस करते थे बाय एक्स, यहां पर क्या करेंगे, डिस्प्लेस स्लाइटली, डिस्प्लेस स्लाइटली बाय एंगल थीटा। ठीक है। तीसरा लास्ट थर्ड स्टेप क्या करते थे, नेट फोर्स फाइंड करते थे, राइट? यहां पर हम क्या करेंगे, फाइंड नेट टॉर्क, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में टाइम पीरियड हम निकाल देते हैं। टाइम पीरियड के लिए हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय के। बोलो क्लियर है यहां तक बेटा? यस। और टाइम पीरियड एसएचएम में क्या होता है, माइनस के थीटा फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी शेप का हमारे पास में कोई रिजिड बॉडी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास में सपोज एक रिंग है, ये सपोज हम एक रिंग बना देते हैं यहाँ पर, सपोज ये हमारे पास में एक रिंग है। ठीक है। और अगर इस रिंग में यहां पर हमने एक पिवट पॉइंट लिया हो, सपोज इस जगह पर क्या लिया हो, पिवट पॉइंट लिया हो यहां पर, और इस रिंग को अगर आप डिस्प्लेस करें कितना, एंगल थीटा, वेरी स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है।
तो भी हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, राइट? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. तो इस Yes, तरीके sir. से आप एंगुलर एसएचएम में, मतलब जिसे हम एंगुलर एसएचएम कहेंगे, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स करने रहते हैं और इसकी हमने ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, ठीक है? फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बस उतना ही आपको वेरिएशन करना रहेगा एंड यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है? अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम अभी भी टाइम पीरियड ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द एसएचएम कंडीशंस। वन ऑफ द एसएचएम कंडीशन है, देखिए अभी हम अलग अलग एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 एग्जांपल्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, राइट? और तीनों तीन जो है ये इसे हम कहते हैं टिपिकल एग्जांपल ऑफ एसएचएम। बेसिकली हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसा एसएचएम हो रहा है, राइट? तो वी विल से टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, ठीक है? इसमें सबसे पहला एसएचएम है, जो फर्स्ट केस हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट केस क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी dropped in tunnel along the diameter of earth, ठीक है? अब जैसे ये हमारा अर्थ ले लिया हमने, मान लो, ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या किया, यहां पर एक टनल बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। विद द हेल्प ऑफ सच टनल, क्या आपको पता है कि आप यहां से अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, तो आप मिनटों में जाके वापस आ जाएंगे, ठीक है? अब होता क्या है यहां पर देखिए, सपोज यहां पर हमने एक एम मास का बॉडी लिया, मान लो कि मैंने नक्षत्रों को यहां पे टनल में भेजने की तैयारी करी, ठीक है? टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास में मेन 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप मीन पोजीशन फाइंड करना है, सेकंड स्टेप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है अपनी मीन पोजीशन से, और थर्ड स्टेप फाइंड द नेट फोर्स। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के, ठीक है? अब क्या किया यहां पर, ये हमने इसके अंदर होल कर दिया, ठीक है ना, ये होल कर दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर ये नक्षत्र जा रहा है। अब नक्षत्र जब अंदर जाएगा तो डेफिनेटली mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा बॉडी पे, यस और नो? और सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, ग्रेविटी कितना होती है, 0, 0. राइट? इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एट मीन पोजीशन फोर्स कितना हो जाएगा,
0, 0. राइट? तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि मीन पोजीशन पे फोर्स भी 0 हो रहा है एंड ग्रेविटी 0, बिकॉज ग्रेविटी 0 है, इसीलिए वहां पर आपको क्या मिल रहा है, फोर्स 0 मिल रहा है, पहली चीज। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लो ये यहां पर आया, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, मतलब मेन पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या हो गया, उसका जो नेट फोर्स था वो 0 हो गया। अगर आप उसे x डिस्प्लेस करते हैं, बिकॉज अब आप समझिए एक चीज की, जब ये अंदर आ रहा है तो क्या ग्रेविटी तो चेंज होगी कि नहीं होगी? जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी में चेंज होता है, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, राइट? देयर विल बी चेंज इन ग्रेविटी, तो वी विल से ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, तो जी डैश हो जाएगी। क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जी डैश। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आप ग्रेविटी फाइंड करेंगे और आपने देखा कि इसने, सपोज हम ये कहें कि यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x डिस्प्लेसमेंट हमने करवाया बॉडी का, तो जब x डिस्प्लेसमेंट हम बॉडी का करवा रहे हैं तो उस टाइम पर वहां पर लगने वाला जो ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा gx/r। ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रेविटी जो है कैसे चेंज होती है, तो ग्रेविटी ही हो जाएगी आपकी g डैश इज इक्वल्स टू gx/r। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो अब यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं mg डैश फोर्स लग रहा होगा, राइट? अब ये जो फोर्स है, हम ये कहेंगे कि अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यही तो होता है कि भाई फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऑपोजिट। मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो वी कैन राइट एम जी डैश को माइनस एम जी एक्स बाय आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ? यहाँ पर जो लगने Yes, वाला sir. फोर्स है, अगर हम ये कहें कि पोजीशन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंड द फोर्स बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एम जी एक्स बाय आर। यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. अगर हम Yes, देखें sir. कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, तो होता है माइनस के एक्स। अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन 2 को मानकर कंपेयर करेंगे, एम जी एक्स बाय आर इज इक्वल एम जी एक्स बाय आर इज इक्वल और माइनस के एक्स को, राइट? तो आप k की जगह क्या लिख सकते हैं, k की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्या k की जगह आप mg बाय आर लिख सकते हैं? k की Yes, जगह sir. क्या आप mg बाय आर लिख सकते हैं, राइट? तो टाइम पीरियड हमारा कितना कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड हम क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ m बाय k। यस और नो? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। k की वैल्यू कितनी है वो देखो यहाँ पर, तो k की वैल्यू आपको मिल रही है mg बाय r। k की वैल्यू क्या मिल रही है, mg बाय r। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो ये जो k है, इस k की जगह हमने लिखा mg बाय r, ये m से m कैंसल, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g। बोलो क्लियर है यहां तक? तो इस Yes, Yes, sir. sir. कंडीशन में हमारे पास में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, तो टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g, राइट? और r क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, r क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ द, बोलो जल्दी, Earth. रेडियस Earth. ऑफ द अर्थ,
एग्जैक्टली बोलो, कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. No, sir. ठीक है, ये एक स्टेप कहाँ से आया सबको पता चला? जी डैश इक्वल्स टू जी एक्स बाय आर मैंने कहाँ से लिखा? आपने पढ़ा होगा जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, पढ़ा है ये? पढ़ा था। Yes, sir. यहाँ पे माइनस Yes, साइन sir. हम लेंगे बिकॉज ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम वहां पर क्या ले रहे हैं? नेगेटिव साइन ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप डी को कम करेंगे वैसे वैसे जी डैश जो है वो क्या होता जाता है? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट? बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? No, sir. ओके देखो, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एक्स लिया है डायरेक्टली, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर आप डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर देखने को मिलेगा कि अगर हम डी डेप्थ पे जा रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे लिखा जाता है जी डैश इक्वल्स टू माइनस जी 1 माइनस डी बाय आर, तो ये ऐसा बन जाता है कि माइनस जी इंटू आर माइनस डी बाय आर। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये जो आर माइनस डी होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे जैसे आप वैल्यूज पुट करते हैं, सपोज यहाँ पर भी वैल्यू पुट करना बाकी है। ओके, सो रेडियस ऑफ अर्थ सभी जानते हैं कितनी है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, किलोमीटर में लिखते हैं 6400 किलोमीटर, राइट? ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर जो टाइम पीरियड आता है जब आप इन वैल्यूज को पुट करते हैं और आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा, दिस टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट। कितना टाइम पीरियड आएगा? 84.6 मिनट। समझ में आया? ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 84.6 मिनट। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अरे सॉरी, एग्जांपल थोड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है एसएचएम, जिसको हम स्टडी करने हैं, वो है ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड oscillation of a liquid column in a U-tube. So we will say motion of a liquid column in a U-tube. ठीक है? Okay, now see. सबसे पहले तो एक YouTube बना लेते हैं, है ना? देखिए, ये अपना तो YouTube है ही वैसे तो ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक YouTube ले लिया है जिसमें लिक्विड फिल किया हुआ है। इस तरीके से दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये लिक्विड फिल किया हुआ है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिक्विड फिल किया हुआ है इसकी लेंथ है L, कितनी लेंथ है L, और ये जो है इसका एरिया लिया हुआ है A, दोनों तरफ सेम एरिया लिया है, दोनों तरफ सेम लेवल ऑफ लिक्विड फिल किया हुआ है। यहां तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ। नो सर। अच्छा नो सर। ठीक। दूसरी चीज, यहां पर ये जो हमने लिक्विड कंसिडर किया है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रॉ, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रॉ, मतलब रॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड रॉ, ठीक है। सेम वही कहानी दोहरानी है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, मीन पोजीशन, यस और नो। मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब आप इसे, ये जो लिक्विड है इसे अगर आप यहां से x डिस्प्लेस करवाएं, समझ में आ रहा है बेटा, कितना डिस्प्लेस करवा रहे हैं, x। तो जब आप x डिस्प्लेस करवाएंगे तो ये जो लिक्विड है वो यहां पर आ गया, सपोज कंप्रेस हुआ, तो जितना यहाँ पे नीचे आएगा क्या उतना ही यहाँ पर ऊपर जा रहा होगा, यस और नो, यस सर। राइट। तो ये जो पार्ट है, ये जो लिक्विड से भरा हुआ था पहले, वो अब खाली हो गया, समझ में आ रहा है। ये जो पार्ट भरा हुआ था वो क्या हो गया, खाली हो गया, और ये लिक्विड कहाँ चला गया, तो लिक्विड चला गया यहाँ पर इस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो ये जो लेयर है इस लेयर पे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, और यहाँ पे लग रहा है प्रेशर P, राइट। और अगर आप फोर्स फाइंड करने जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि इसका एरिया A है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, P0 है, और नीचे से कितना लग रहा होगा, तो P इंटू A। तो जब आप नेट फोर्स लिखेंगे कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो वी कैन से F net इज इक्वल्स टू PA माइनस P0 A, क्या लिख सकते हैं, PA माइनस P0 A। समझ में आ रहा है बेटा। अब ये यस जो सर। प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर कितना है, अगर हम ये प्रेशर फाइंड करें कि ये जो P प्रेशर लग रहा है यहाँ पे इस नीचे ये वाले पॉइंट पे, तो प्रेशर कितना है, तो भाई यहाँ पर भी तो P0 लग रहा है, राइट। और दूसरा, ये जो प्रेशर P लग रहा है, ये प्रेशर कितना हो जाता है, ये हो जाता है P0 प्लस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस रॉ GH, क्योंकि ये यहां से यहां तक लग रहा है इस पॉइंट पे, राइट। तो हाइट कितनी आएगी, अगर हम ये कह रहे थे पहले, देखो कि ये मेन पोजीशन है, ठीक है, और ये लेयर अब यहां पर आया, तो ये x प्लस ये x टोटल कितना आ जाएगा, 2x। तो ये हाइट कितनी हो गई, 2x हो गई हाइट, राइट, यस और नो। Yes, sir. यस। सो P0 प्लस रॉ GH में यहां पर ये जो हाइट h आएगी ये कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 2x, कितना आ जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रॉ G इंटू 2x, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। अब F नेट क्या है हमारे पास में, तो F नेट है हमारे पास में PA माइनस P0 A, जिसमें P की वैल्यू है P0 प्लस रॉ G 2x इंटू A माइनस P0 इंटू A, ठीक है। अब इसे आप देखो तो ये लिख सकते हो P0 A
प्लस रॉ जी 2x इंटू ए माइनस पी नॉट इंटू ए। तो ये और ये कैंसिल आउट, समझ में आया? तो ये जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है? नेट फोर्स आ रहा है रॉ जी 2x इंटू ए। अगेन जैसे आप जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू हमें माइनस के एक्स के साथ इक्वेट करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो लग रहा है, तो बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं रॉ जी 2a इंटू एक्स। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, एफ नॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, तो ये क्या k के इक्विवेलेंट है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा, तो k के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? k के इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं रॉ g इंटू 2a। लिख सकते हैं, Yes, sir. या Yes. फिर आप इसे लिख सकते हैं बाय रीअरेंजिंग 2 रॉ g इंटू a। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वी कैन से 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। m क्या होता है बेटा? m होता है मास। मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना आएगा? तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम एक तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है a, और लेंथ कितनी है? तो लेंथ है l। तो दोनों तरफ का ऐड करेंगे, यहाँ का एरिया इंटू लेंथ और यहाँ का एरिया इंटू लेंथ, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू l, राइट? तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू l, राइट? तो ये वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a इंटू l से, डिवाइड बाय k। k की वैल्यू कितनी है? तो k की वैल्यू है 2 रॉ g इंटू a। अब ये 2 से 2 गया, g से, सॉरी g नहीं जाएगा, रॉ से रॉ गया, a से a गया, तो क्या बचा? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास में जो टाइम पीरियड आया वो कितना आ रहा है? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? No, समझ sir. में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ग्रेट। तो ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। किसके लिए निकाला हमने टाइम पीरियड? ये निकाला मोशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब। ठीक है, थर्ड है third one is motion of a body floating in a liquid. Motion of a body floating in a liquid. ठीक है, तो देखिए इससे भी हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड ही निकालना है। इसके एसएचएम को भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक सिलेंडर ले लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या है? सॉरी, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने कंसीडर की है h, और ये फ्लोट कर रहा है कुछ इस तरीके से लिक्विड के ऊपर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी रॉ है, इसका मास m लिया हुआ है, और ये जो लेंथ ली हुई है, जो पार्ट इमर्ज है L, वो लेंथ है जो सिलेंडर का जो पार्ट है वो इमर्ज पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ,
ओके अब जब कोई बॉडी फ्लोट कर रहा होता है लिक्विड के ऊपर तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जितना फोर्स नीचे लगा रही होती है उतना ही फोर्स ऊपर लगा रही होती है, मतलब कि वो जो सिचुएशन होती है क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है? यस और नो, बोलो। भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ही तो बॉडी फ्लोट कर रहा होता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका जो एरिया है वो ए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा अपथ्रस्ट, राइट। और हम ये कह सकते हैं कि भाई अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा, तो इसका एरिया ए है, डेंसिटी रॉ है, ठीक है, और सॉरी हाँ डेंसिटी रॉ है, एल लेंथ है और जी ग्रेविटी है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है हमारी। क्लियर है सभी को ये स्टेप कैसे आया? यस सर। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अपथ्रस्ट कब लगता है, मतलब जब कोई बॉडी फ्लोट कर रही है उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमने लिखा अपथ्रस्ट इक्वल्स टू m into g। अपथ्रस्ट कितना है, अपथ्रस्ट होता क्या है एक्चुअल में, अपथ्रस्ट को हम लिखते हैं v रॉ इंटू जी। क्या लिखते हैं, अपथ्रस्ट को हम लिखते हैं एक्चुअली v रॉ इंटू जी। v क्या होता है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, तो एरिया a है और लेंथ कितनी है l, जो कि मर्ज्ड है, इमर्स्ड इन द वाटर, तो वो वॉल्यूम हमें कंसीडर करना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं a रॉ l इंटू जी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, Right. sir. अब हम इसे x डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। अब x डिस्प्लेसमेंट आप चाहो तो नीचे की तरफ करवा सकते हो, चाहो तो आप ऊपर की तरफ करवा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम एक ये लेके चल देंगे कि जैसे ये मान लीजिए जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने इमर्ज कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पहले जो लेंथ L थी, पहले कितनी लेंथ थी L, अब कितनी हो जाएगी, x डिस्प्लेसमेंट आप अंदर करवाएंगे तो कितना हो जाएगा L प्लस एक्स, राइट। एरिया वही है A, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर L लेंथ था, हमने इसको क्या किया x और अंदर ले गए, हमने क्या किया x डिस्प्लेसमेंट अंदर ले गए, तो टोटल कितना होगा L प्लस एक्स, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, देखो L प्लस एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, वो mg है। Yes. अब इस कंडीशन में जब हमने उसको L प्लस एक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी जो लेंथ जो इमर्स्ड है वाटर के अंदर वो कितनी होगी L प्लस एक्स, राइट। तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट लग रहा होगा एक तो, राइट। पर ये अपथ्रस्ट जो है वो नया अपथ्रस्ट होगा U डैश, तो ये कहेंगे कि U डैश जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा अपथ्रस्ट U डैश, तो हम लिखेंगे U डैश माइनस mg, और ये U डैश जो आएगा वो कितना आएगा, तो ये होता है V रॉ इंटू जी। तो V कौन सा लेते हैं, वॉल्यूम जो कि इमर्स्ड है, तो वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे एरिया इंटू जो इमर्स्ड लेंथ है वो कितनी है L प्लस एक्स इंटू ग्रेविटी G, ठीक है। तो V रॉ इंटू जी, तो ये आपका डेंसिटी है वाटर का, ये इंटू ग्रेविटी एंड माइनस mg, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए एल रॉ इंटू जी प्लस ए एक्स रॉ इंटू जी माइनस एम इंटू जी।
अब आप यहाँ पे देखिए, क्या AL रॉ इंटू जी इज इक्वल टू mg है? क्या AL रॉ इंटू जी इज इक्वल टू mg है? Yes. तो यहाँ पर हम Yes, sir. AL रॉ जी और mg को कट कर सकते हैं, Yes, sir. राइट? और नेट फोर्स जो लग रहा है उससे हम माइनस AX इंटू रॉ जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन कन्वेंशन, राइट? तो हम इसे जब कंपेयर करेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के साथ में, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी ए रॉ इंटू जी। यस और नो? के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ए रॉ इंटू जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? व्हेन यू Yes, sir. कंपेयर दिस एंड दिस, यस और नो? सो टाइम पीरियड Yes. को आप लिखेंगे कि ये जो बॉडी है जो फ्लोट कर रही है उसका एसएचएम का जब आप टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, m क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज रॉ, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ से, और k कितना आया? तो क्या आया? a रॉ इनटू g, तो वी विल राइट a रॉ इनटू g, तो रॉ से रॉ कैंसिल, a से a कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। बोलो क्या ये बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर जो L लिया है, ये L कौन सा है? तो ये L है लेंथ इमर्स्ड इन अ वाटर। और इससे पहले हमने जो केस स्टडी किया था YouTube वाला, उसके अंदर जो लेंथ है वो लेंथ कौन सी है? इनिशियल लेंथ थी वो, राइट? Yes. अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, भाई आपको YouTube दिया होगा, हो सकता है आपको सिलेंडर दिया हो, और आपसे पूछा गया हो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, राइट? तो वहां पर अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं कि भाई पूछा गया हो आपसे कि डज इट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, राइट? तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G ही आ रहा है, राइट? समझ में आया? Yes, sir. अब बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. ग्रेट। तो अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन और जो डैम्पिंग ऑसिलेशन है वो तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट? फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है आपको? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड हमने क्या निकाला है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, राइट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो टाइम पीरियड को अगर आपसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो हम ये लिख सकते हैं, इफ नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन द system will execute oscillation of natural sorry the system will execute oscillation of frequency f naught, that is called a natural frequency। समझ में आया? और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चाहे आप न्यू जीरो या एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन से 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जब कोई फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, जब आपने कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया है एंड वो खुद ही ऑसिलेट कर रहा है, राइट? तो हम उसे उस टाइम पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, उससे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है? क्लियर है?
ओके, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे t तो 2 into under root of m by k नहीं होता? एक मिनट। हाँ सॉरी 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 सॉरी, यस ये सही लिखा है, ऊपर गलत लिख दिया। टाइम पीरियड 2 पाई इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k। इसकी अब जरूरत ही नहीं, इसको हटा ही देते हैं, सीधा ये याद रखो आप। बोलो क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? No No, sir. No, Okay, great. So we are ending our chapter here. SHM is completing. ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया, राइट? दो चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं जो बतानी है आपको। एक, फोर्स्ड ऑसिलेशन को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऑसिलेट, जैसे सपोज हम कहें कि ऑसिलेटर ए है, ठीक है? तो ऑसिलेटर ए जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है न्यू एफ नॉट या न्यू जीरो। ऑसिलेटर ए है, उस वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? तो वी कैन से ऑसिलेटर ए executing oscillation with natural frequency न्यू जीरो, ठीक है? और अगर मान लो हमारे पास में एक ऑसिलेटर है बी, इस ऑसिलेटर बी ने क्या किया, इस ऑसिलेटर बी ने ऑसिलेटर ए की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए चेंज की। कैसे? उसने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर। बेसिकली ये फोर्स ऑसिलेशन है। तो होता क्या है, द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटर under the effect of an external periodic force of frequency other than the natural frequency of the oscillator are called forced oscillation। समझ में आया? तो ये जो ऑसिलेटर बी है ये क्या कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, अदर मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, ठीक है? तो यहां पर हम ये कहें कि ऑसिलेटर ए is driven by oscillator B। समझ में आया? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेटर बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है न्यू, और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की न्यू जीरो। तो जब ऑसिलेटर ए इज ड्रिवन बाय ऑसिलेटर बी जब हम कहते हैं तो इसे कहते हैं ऑसिलेटर बी को ड्राइवर ऑसिलेटर। क्या कहते हैं इसे? ड्राइवर ऑसिलेटर, ठीक है? और ऑसिलेटर ए को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्रिवन ऑसिलेटर। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? No sir. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ठीक? अच्छा, अब रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस का मतलब समझिए,
देखिए रेजोनेंस को समझने पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को. सपोज नंबर ऑफ ड्राइवर ऑसिलेटर्स वाइब्रेटिंग विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. मतलब सपोज ए बी सी डी 4 ऑसिलेटर है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, एक की न्यू 2 है, एक की न्यू 3 है, एक की न्यू 4 है. ठीक है. So there are number of driver oscillators vibrating with different frequencies. Then the driven oscillator responds to only that oscillator which is vibrating with the frequency equal to that of its own. जैसे मान लो हमारे पास में न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 एंड न्यू 4 चार फ्रीक्वेंसी हैं. सपोज इसकी मान लो 100 मेगाहर्ट्ज है, इसके 200 मेगाहर्ट्ज है, इसके 300 मेगाहर्ट्ज है और इसकी 400 मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. लेकिन ये चारों चार क्या है? ये ड्राइवर ऑसिलेटर है. क्या है ये? ड्राइवर ऑसिलेटर. और यहां पर एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज है. ठीक है. तो ये सपोज ये जो ऑसिलेटर है इसे हम कहते हैं ड्रिवन ऑसिलेटर. तो ये ऑसिलेटर किसको रिस्पॉन्ड करेगा? ये ऑसिलेटर रिस्पॉन्ड करेगा न्यू 2 को. जो उसकी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता हुआ होगा उसी को वो क्या कर रहा होगा? रिस्पॉन्ड करेगा. बाकी किसी के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है. जैसे कि आपने देखा होगा कि रेडियो को ट्यून करना पड़ता है. देखा है ना आपने 95 रेड एफएम, Yes, sir. 98.4 एफएम. तो वो 98.4 जो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होगा उसी पे आपको मैच करना पड़ेगा, तभी वो आपको समझ में आएगा, सुनने में आएगा. नहीं तो कई बार देखना 98.2 करके बैठोगे ना तो दो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है, तो दोनों की आवाज कई बार एक साथ आने लगती है, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है एक्चुअली. राइट. तो रेडियो के अंदर बेटा ये कंसेप्ट यूज किया जाता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. जबकि रेडियो स्टेशंस वगैरह जो होते हैं उसमें से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकल रही होती हैं, लेकिन वो मैच किसके साथ करेगा? जो आप जिससे हैंडल कर रहे हो, आपके हाथ में जो है ड्रिवन ऑसिलेटर. अगर मान लो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी 300 कर दी तो वो 300 के साथ ही मैच करेगा. फिर वो 200 के साथ नहीं करेगा. मतलब जो 200 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा होगा वो आपको नहीं सुनाई देगा. आपको कौन सा सुनाई देगा? जो 300 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ये होता है रेजोनेंस. ठीक है. तो वी कैन से द फिनोमिनन ऑफ द phenomenon of the phenomenon of setting a body into oscillations of large amplitude by the influence of another vibrating body having the same natural frequency is called resonance.
बोलो, क्लियर है? Yes. और यहाँ पर ये जो Yes, sir. वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं, द वाइब्रेशंस सो प्रोड्यूस आर कॉल्ड रेजोनेंट और सिंपैथेटिक ऑसिलेशन। बोलो, अब कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ग्रेट।